Hello everyone. Today's topic is poverty in India. इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या पॉवर्टी के टाइप्स हैं, पॉवर्टी हम इंडिया में कैसे एस्टिमेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्या क्या कॉजेज हैं पॉवर्टी के और व्हाट इज विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं मेरा फेवरेट जो लाइन है वो आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ. ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जब उन्होंने मून पे पहला कदम रखा था 1969 में, तब उन्होंने ये लाइन बोली थी कि इट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन एंड वन गैंट लीप फॉर मैनकाइंड. इसका मतलब है कि अगर आपके लिए वो भले एक छोटा सा स्टेप होगा, पर हो सकता है कि फ्यूचर में जाके वो मैनकाइंड के लिए एक बहुत बड़ा ओकेजन बन जाए. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. पॉवर्टी एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे एक पर्सन और या उसका पूरा परिवार फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी की वजह से अपनी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो मेंटेन नहीं कर पाता. पॉवर्टी मतलब कि किसी इंसान की जो तनख्वाह है वो इतनी कम होती है कि वो अपनी बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं वो ही पूरी नहीं कर पाता. अब हमारी बेसिक ह्यूमन नीड्स क्या है? कपड़े, खाना, पानी, घर, ये सब हमारी बेसिक ह्यूमन नीड्स हैं. अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, पॉवर्टी सिर्फ इनकम से रिलेट नहीं कर सकते बल्कि इसके और भी डायमेंशंस होते हैं. जैसे कि हमें कैसी हेल्थ में हमारी हेल्थ कैसी है, हमारे एजुकेशन कैसा है, हमें साफ पानी मिल रहा है या नहीं, हमें सैनिटेशन फैसिलिटी मिल रही है या नहीं, फिजिकल सिक्योरिटी है, हमारी जिंदगी को खतरा तो नहीं है, हम अपनी आवाज रख सकते हैं लोगों के सामने, हमारी कैपेसिटी के हिसाब से हमें हमारी अपॉर्चुनिटी मतलब हमें अपॉर्चुनिटीज मिल रही है लाइफ में या नहीं. 2011 के सेंसस में ये सब सामने आया था कि इंडिया में 21.9% पॉपुलेशन जो है वो नेशनल पॉवर्टी लाइन के नीचे है. और 2018 में 8% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी और उनकी फैमिली वो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के नीचे थी. अब इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन क्या है? वर्ल्ड बैंक ने इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन डिफाइन की है कि कोई भी इंसान 1.90 यूएस डॉलर कमाता है एक दिन में तो वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, लेकिन अगर वो इससे कम कमाता है तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आएगा और वो पुअर होगा. अब टाइप ऑफ पॉवर्टी. पॉवर्टी को हम मेजरली दो तरह से बांटते हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी. एब्सोल्यूट पॉवर्टी एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे जो एक फैमिली है वो इतना कम कमा रही है कि वो अपने जो बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड है वो मेंटेन नहीं कर पा रही. मतलब खाना, कपड़े, शेल्टर, ये सब चीजें वो मेंटेन नहीं कर पा रही. इस एब्सोल्यूट पॉवर्टी से हम लोग कंट्रीज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं टाइम के साथ साथ. वर्ल्ड बैंक ने 1990 में एक मेजरिंग लाइन फिक्स करी थी कि अगर एक इंसान एक दिन में $1 कमा रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, मतलब वो गरीब नहीं है. लेकिन अगर वो इंसान $1 से नीचे कमा रहा है तो वो गरीब में आएगा. तो इससे हम कंट्रीज को कंपेयर कर सकते हैं कि अगर उस कंट्री में ज़्यादा लोग $1 से नीचे कमा रहे हैं इसका मतलब वो कंट्री पुअर कंट्री है. 2015 में अक्टूबर में वर्ल्ड बैंक ने इसे रीसेट कर दिया और $1 पर डे से $1.90 पर डे कर दिया. बल्कि इंडिया में अभी भी वो सेम ही है कि अगर एक इंसान गांव में 27.2 कमा रहा है एक दिन में और शहर में वो इंसान 33.3 कमा रहा है तो वो गरीब नहीं है. अब जो दूसरा आता है वो है रिलेटिव पॉवर्टी. रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब है कि हम सिर्फ इनकम ही नहीं देखेंगे बल्कि उसके सराउंडिंग भी देखेंगे कि उसके आसपास लोग कैसे रहते हैं. तो इससे हमें ये पता चलेगा कि इनकम इनइक्वालिटी कितनी है कंट्री में. यूजुअली जो रिलेटिव पॉवर्टी है वो परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन और इनकम जो कि कम है एक फिक्स्ड इनकम से, उससे मेजर की जाती है.
इंडिया में हमें कैसे पता चलता है कि कितने लोग इंडिया में गरीब हैं? तो इंडिया में पॉवर्टी लाइन हम एस्टिमेट करते हैं प्लानिंग कमीशन। इंडिया में पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट करती है प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन अब चेंज हो गई है, अब नीति आयोग आ गई है। ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इनकम पर नहीं डाटा कलेक्ट करता, लेकिन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर ये लोग डाटा कलेक्ट करते हैं। कौन लोग डाटा कलेक्ट करते हैं? एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, मतलब एनएसएसओ डाटा कलेक्ट करता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेसिस पे, और फिर नीति आयोग एस्टिमेट लगाती है कि इंडिया में कितनी पॉवर्टी है। अब जो हेड काउंट रेशियो है, ये एक मेथड है जिसे पता चलता है कि कितने लोग गरीब हैं इंडिया में, मतलब पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। बहुत सारी कमिटीज आई हैं पॉवर्टी एस्टिमेट करने के लिए इंडिया में। जो सबसे पहले कमेटी थी वो अलग कमेटी थी 1979 में, जिसने बोला था कि अगर कोई इंसान गांव में एक दिन में 2400 कैलोरीज ले रहा है कम से कम, और शहर में वो इंसान 2100 कैलोरीज ले रहा है, तो वो गरीबी रेखा से नीचे नहीं है बल्कि ऊपर है। उसके बाद और भी बहुत सारे एक्सपर्टीज ने अपनी अपनी कमेटी दी, मतलब बहुत सारे एक्सपर्टीज ने कमेटी बनाई, जैसे लकड़ावाला कमेटी 1993 में। इन्होंने बोला कि क्या कहते हैं, एक इंसान अपने खाने में मतलब न्यूट्रिशन कितना ले रहा है एक दिन में, उस पर कितना खर्चा कर रहा है। अगर वो एक मिनिमम लाइन फिक्स कर दी है, उसके नीचे अगर वो खर्चा कर रहा है तो फिर वो गरीब है। उसके बाद तेंदुलकर कमेटी आई 2019 में, और रंगाराजन कमेटी आई 2012 में। इन सब कमिटीज ने अपने अपने अलग अलग बेसिस दिए कि किस पर पॉवर्टी कैलकुलेट करनी चाहिए। जैसे रंगाराम कमेटी ने 2014 में इसकी रिपोर्ट आई थी, जिसमें इन्होंने पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट किया था कि अगर एक महीने में एक इंसान 1407 रुपीज कमा रहा है शहर में और 972 रुपीज कमा रहा है गाँव में, तो वो गरीब नहीं है। और बल्कि ये जो अमाउंट है ये बहुत ज़्यादा कम है, बट इन्होंने ये फिक्स किया था पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट करने के लिए। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया? इंडिया में गरीबी बहुत सारे कारणों की वजह से है। पहला तो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। पिछले 45 ईयर्स में इंडिया में हर साल 17 मिलियन लोग ऐड हुए हैं। दूसरा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। हमारे जो फार्मर्स हैं वो एजुकेटेड नहीं हैं, उसकी वजह से उन्हें जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो यूज़ करनी नहीं आती, और वो ट्रेडिशनल मेथड से एग्रीकल्चर करते हैं, और जो लैंड है वो बहुत छोटे 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 हिस्सों में बटा हुआ है, उसकी वजह से भी लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी होती है। इनसफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। हमारी कंट्री में अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट है। जैसे एक खेत में 4 जने काम करके भी उतना ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसी खेत में 8 जने काम करके भी उतना ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी वजह से इनएफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन है। फोर्थ वन इज लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडिपेंडेंस के 40 साल तक जो था, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत लो थी। एलपीजी रिफॉर्म्स आए, उसके बाद 1991 के बाद हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो थोड़ी बहुत ग्रो हुई। प्राइस राइज, इंडिया में स्टडी प्राइस राइज होते रहते हैं, और उसकी वजह से जो पुअर लोग हैं उनके ऊपर बर्डन होता है। बहुत कम लोग हैं जिन्हें प्राइस राइज से फायदा होता है, वरना मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो कि प्राइस राइज की वजह से सफर करते हैं, और वो जो अपनी ह्यूमन बेसिक मिनिमम वांट्स है उन्हें भी सेटिस्फाई नहीं कर पाते। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में सबसे ज़्यादा है इस टाइम, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और जो जॉब सीकर्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा नंबर से जॉब चाहिए, और गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कर पा रही इतने लार्ज अमाउंट में एम्प्लॉयमेंट लोगों को। उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में बहुत ज़्यादा है। लैक ऑफ कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट कम होता है और इकोनॉमी में जॉब कम क्रिएट होती है। सोशल फैक्टर, इंडिया में सोशल फैक्टर भी बहुत सारे हैं, जैसे कास्ट सिस्टम, ट्रेडिशनल रिलीजन, और बहुत सारे और फैक्टर्स हैं। जैसे रिलीजियस बेसिस पे भी सोशल फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और
कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, इंडिया को 2 सेंचुरी तक ब्रिटिशर्स ने रूल किया। उन 2 सेंचुरी में उन्होंने हमारी जो इंडस्ट्रीज थी उन्हें बिल्कुल खत्म कर दिया। हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया की जो थी इतनी फेमस, वो सब खत्म हो गई और हमें एक रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर बना दिया यूरोपियन इंडस्ट्री की वजह, यूरोपियन इंडस्ट्रीज के लिए। और उसके बाद हमारी जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो गई। अब क्लाइमेटिक फैक्टर, इंडिया के सबसे ज़्यादा गरीब लोग ज़्यादातर बिहार, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल क्लैमिटीज बहुत ज़्यादा होती है। मतलब फ्रीक्वेंटली वहाँ फ्लड आता रहता है, डिजास्टर, अर्थक्वेक, साइक्लोन। उसकी वजह से जो है उनकी एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा डैमेज होता है और इन कंट्रीज में इन स्टेट्स में सबसे ज़्यादा पुअर इसीलिए हैं। विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी को हम 2 तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ग्रोथ की साइड से और डेवलपमेंट की साइड से। अगर एक इंसान की इनकम कम है, उसकी वजह से वो एजुकेशन और हेल्थ केयर उसकी कम होगी, उसकी वजह से जो ह्यूमन कैपिटल है वो हमारा उसका लेवल गिर जाएगा। अब अगर ह्यूमन कैपिटल का लेवल गिरा तो हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी और प्रोडक्टिविटी कम हुई तो दोबारा जो इनकम है वो भी कम हो जाएगी। अगर हम ग्रोथ साइड से देखें तो लो इनकम का मतलब है कि हम सेविंग कम करेंगे, सेविंग हम बैंक में कम करेंगे तो उसकी वजह से बैंक जो है वो इन्वेस्टमेंट कम करेगा, तो जो पैसों का फ्लो है इकोनॉमी में वो कम हो जाएगा, उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगी और उसकी वजह से फिर लो इनकम हो जाएगी और इसी तरह से ये सर्कल चलता रहेगा और कंट्री और पुअर होती रहेगी। नो पॉवर्टी, जीरो पॉवर्टी, मतलब पॉवर्टी को बिल्कुल जड़ से हटा देना है, ये हमारा सस्टेनेबल गोल है 2030 तक। लेकिन जो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2018 में रिलीज हुआ था, उसमें लिखा गया था कि 271 मिलियन पीपल जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठे हैं 2005 से लेकर 2016 के बीच में, मतलब 10 सालों में हमने पॉवर्टी को हाफ कर दिया है, 55% से 28% पर कर दिया है। बट स्टिल हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं अभी भी। इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत जल्दी हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल यूजेस आ रहे हैं, उसकी वजह से जो पॉवर्टी में रहने वाले लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। हमारी कंट्री को अभी भी बहुत सारे अप्रोचेस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तभी हम 2030 तक पॉवर्टी को हर तरह से जड़ से हटा सकते हैं। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें ताकि लोगों को जॉब मिले, हमारी इकोनॉमी में पैसा फ्लो हो उसकी वजह से, और एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट आए क्योंकि हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री है और अगर हम एग्रीकल्चरल सेक्टर को इम्प्रूव करेंगे तो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बरकरार रखें कि फार्मर्स को भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले, उसकी वजह से उनकी लिविंग स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव होगी और हमारी कंट्री धीरे धीरे पॉवर्टी से बाहर निकलेगी। बट स्टिल वी नीड improvement in this and we need a serious मतलब सीरियस इशू की तरह इसे डील करना चाहिए। एंड that's all for today's lecture. Thank you for watching this video and please like, subscribe and comment, and I hope you like this video. Thank you.